ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? मॉर्निंग समीर के सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भानु, चंदन, श्वेता, आवाज आ रही है? सर आ रही है, आवाज आ रही है आ क्या? रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सबको? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों एक बात मैं बोलूंगा। अभी आपके जो जो सीनियर्स है ना बच्चों, सीनियर्स 12th वाले नहीं, जो 2020-21 में जो 12th क्लास में थे, उन बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे बच्चों। और प्रैक्टिकल भी आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल हम लोगों को करवाना पड़ता है, इसलिए आपकी मैं अभी कल क्लास नहीं ले पाया था ना, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं बता दूं कि आपकी जो क्लास नहीं होने का कारण क्या है, कि अभी आपकी जो सीनियर्स जो 2020-21 में जो बच्चे थे, उनकी प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, सॉरी। और प्रैक्टिकल एग्जाम उनके कल या परसों खत्म हो जाएंगे, तो आपकी क्लास तो रेगुलर होगी होगी। कभी किसी कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो चलो ठीक, स्टार्ट करें क्लास बच्चों। क्लास स्टार्ट करें यस क्या? सर, ओके। यस सर, आवाज आ रही बच्चों? आपको आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर, ओके। आप एक काम कर लीजिए, जयश्री, भावेश, सरिता, जो भी बच्चे हैं, अपने वीडियो को चालू कर लीजिए। वीडियो को चालू कर लो आप लोग, ठीक है? अब बच्चों अपना जो टॉपिक जो चल रहा था, अब देखो हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे। सेल वॉल में एक टॉपिक थोड़ा सा छूटा तो नहीं है, सेल वॉल में एक छोटा टॉपिक रह गया बच्चों। मैंने बता दिया था कि सेल वॉल जो है एक कठोर मृत सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से बनी हुई एक कठोर भित्ति होती है, जो पादप कोशिकाएं चारों ओर पाई जाती है। लेकिन सेल वॉल के साथ हमने ये बता दिया था कि दो समीपस्थ कोशिकाएं जो होती है, यानी समीपस्थ का अर्थ है बिल्कुल पास। समीपस्थ कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें मध्य पटलिका क्या होती है? कॉमन होती है। और मध्य पटलिका का निर्माण सबसे पहले होता है, फिर मध्य पटलिका पर प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, फिर द्वितीय का निर्माण होता है, और फिर तृतीय का। और मैंने ये भी बता दिया था कि प्राथमिक कोशिका जो भित्ति होती है बच्चों, उसमें सेलुलोज और हेमिसेलुलोज दोनों होते हैं, ओके। और द्वितीयक में भी ये होते हैं, लेकिन प्राथमिक में हेमिसेलुलोज ज्यादा होता है और द्वितीयक में सेलुलोज ज्यादा होता है। इसके अलावा उसमें कुछ मात्रा के अंदर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और कुछ प्रोटीन भी पाया जाता है। ये हमने पूरा बता दिया था आपको। यहां तक समझ में आ गया था आपके प्रशांत? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो सेल वॉल, अब सेल वॉल का कार्य बता दिया। अब बात आती है कि सेल वॉल जो होती है, यानी जो समीपस्थ जो कोशिका होती है, उन समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में जो कोशिका भित्ति के जो भाग होते हैं, ध्यान सुनना, कोशिका भित्ति 3 भागों से मिलकर बनती है। वैसे 4 से मिलकर बनती है, 3 पकड़ो आप तो। मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति, इन तीनों से मिलकर सेल वॉल बनती है। लेकिन इन सेल वॉल के इन तीनों भागों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र। उन छिद्रों के द्वारा दो समीपस्थ जो कोशिकाएं होती है, उन दो समीपस्थ कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य का आपस में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है, वो क्या होता है? आदान प्रदान, या उनके बीच संबंध होता है। तो दो कोशिकाओं को जीव द्रव्य से जोड़ने वाले एक विशेष प्रकार संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य सेतु या प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक आज का टॉपिक बच्चों, आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है वो समझा रहा हूं आपको, बहुत ही समझ में आ जाएगा। ये तो आवाज नहीं बेटा, किसी की आवाज चालू, किसी का वो चालू है ना, अब क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चालू, उसको बंद रखो। अब देखो, जो दो कोशिकाओं की बात मैंने ये बता दिया था कि दो जो समीपक कोशिका होती है, ये दो समीपक कोशिकाएं, तो ध्यान देना। और ये ऐसे ये दो समीपक है, इनके बीच में जो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली कौन है? सेल वॉल की मध्य पटलिका। इस मध्य पटलिका के इस ओर ये कौन सी भित्ति बच्चों? प्राथमिक कोशिका भित्ति। और प्राथमिक कोशिका भित्ति इधर भी होती है, ये पूरी। और प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर ये कौन सी भित्ति होती है बच्चों? द्वितीय। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो कोशिका देख रहे हैं,
यानी दोनों कोशिकाओं में आप लोग क्या देख रहे हैं, दोनों कोशिकाओं में ये जो मध्य के प्रत बच्चों, ये क्या चीज है, मध्य, यानी जिसका नाम है मिडिल लेमला, मध्य पटलिका। ये कौन है, प्राथमिक, और ये कौन है, द्वितीय। और इधर भी कौन है, प्राथमिक, और ये कौन है, द्वितीय। ये मैं बता चुका था। अब इन दोनों कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, कॉमन है। इस सेल वॉल का निर्माण बता देता सेलुलोज हेमिसेलुलोज होते हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे, यानी इनमें क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे, अगर बात हम करें ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ओके, इन छिद्रों द्वारा दोनों कोशिकाओं के जो जीव द्रव्य होते हैं, आप देख पा रहे हो बच्चों, ये कोशिका और ये कोशिका, और ये कौन है, अगर बात हम करें इसका कौन है, कोशिका द्वारा बोल सकते हैं। तो दोनों कोशिकाओं के बीच एक आदान प्रदान करने को लेकर विशेष प्रकार की यानी विशेष प्रकार सेतु बन जाते हैं या तंतु बन जाते हैं। ये जो तंतु आप देख रहे हैं बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, ये जो तंतु यानी दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के द्वारा दो कोशिकाओं के बीच में जो जीव द्रव्य होता है या फिर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है, उसका क्या होता है बच्चों, आदान प्रदान। जैसे दो कमरे के बीच में दीवार है, उस दीवार के बीच में अगर हमने दीवार में खिड़की लगा रखी है, तो खिड़की के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो खिड़की की हवा एक कमरे दूसरे कमरे जाती है ना बच्चों। जैसे दो कमरों के बीच एक कॉमन दीवार है, उस कॉमन दीवार में अगर हमने खिड़की लगा ली, तो क्या उस खिड़की के द्वारा एक कमरे से दूसरे कमरे में हवा आएगी और जाएगी भी। तो वैसे ही दो कोशिकाओं के बीच में जीव द्रव्य का या कोशिका द्रव्य का जो आदान प्रदान जहां से होता है, उस जगह को या उस संरचना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। बच्चों ध्यान दोगे, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा दूसरा नाम क्या हो सकता है, जीव द्रव्य सेतु भी कह सकते हैं या तंतु भी कह सकते हैं। यानी दो कोशिकाओं के जो जीव द्रव्य होते हैं वो एक्चुअली क्या बने, छोटे छोटे तंतु। इसी तंतुर्म संरचना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होगी कि दो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य में आपस में क्या होता है, संबंध होता है। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य जो होता है वो आ जा सकता है। ओके, तो जीव द्रव्य के बने संबंध या रिलेशन या सूक्ष्म तंतुओं को, तंतुनुमा संरचना को क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके बच्चों, अपेक्षा करता हूं तुमने लिख लिया होगा। अब प्लाज्मोडेस्माटा का वर्क क्या है, अगर आपको पूछे द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, तो आप बोलोगे कि प्लाज्मोडेस्माटा दो कोशिकाओं को क्या करता है, जोड़ता है। कैसे जोड़ते हैं, बाहर से नहीं अंदर से। क्योंकि आप ये जान चुके हैं, आप ये तो जान ही चुके हैं कि दो कोशिकाओं में, ये तो आप जान चुके हैं कि दो कोशिकाओं के बीच में, यानी ये तो आप कंफर्म हो गया कि दो समीपस्थ कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है वो कॉमन होती है। ऐसे ये मैं बार बार आपको बना के दिखा रहा हूं। तो ये जो सेल वॉल आप देख रही है, और इस सेल वॉल में आप ये भी देख पा रहे हो कि सेल वॉल में ये कितने स्तर दिखा दे रहे हैं। अगर बात हम करिए तो यहाँ पर ये तो कौन है बीच में बच्चों, ये तो कौन है, मिडिल लेमला है। ये इधर कौन है, प्राइमरी, ये कौन है, सेकेंडरी। इधर ये कौन है, प्राइमरी, ये कौन है, सेकेंडरी। तो आपने क्या देखा कि समीपस्थ भित्ति में मिडिल लेमला जो आप देख रही है, जो अंदर से बना, ये मिडिल लेमला तो क्या है, कॉमन है। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी इस कोशिका में भी है और इस कोशिका में भी है, जो मैं आपको परसों बताया था ना कि एक कमरे की या दो कमरे की जो कॉमन दीवार होती है, उस कॉमन दीवार के अगर आप देखो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं सीमेंट का। तो वो प्लास्टर किस ओर है, दोनों ओर है। लेकिन ईंट की दीवार कितनी तरफ है, केवल एक तरफ बीच में ही है। तो दोनों में काउंट होगी ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन। तो मिडिल लेमला क्या चीज कॉमन है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चों इस सेल वॉल की जो सेल वॉल आप देख रहे हैं, इस सेल वॉल में छोटे छोटे क्या होते हैं, ये छिद्र। ये देखो, ये मैंने इसको हटा दिया। तो आपने क्या देखा कि सेल वॉल जो होती है वो पूरी तरीके से कोशिका को चारों तरफ से कवर नहीं करती, बल्कि उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा दो कोशिकाएं या एक कोशिका दूसरी कोशिका से आपस में क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। क्योंकि दोनों कोशिकाओं का क्या जुड़ता है, कोशिका द्रव्य या फिर जीव द्रव्य। तो दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ने वाले ब्रिज को, और आप जानते हैं ब्रिज किसे कहते हैं बच्चों, पुलिया। ब्रिज जानते हो, ब्रिज जानते होंगे, दो किनारों को जोड़ता है। क्या करके जा रहे हो, दो किनारों को जोड़ने वाले इस रचना को आप क्या बोलते हो, पुल बोलते हैं या ब्रिज बोलते हैं या सेतु बोलते हैं। तो वैसे ही दो कोशिकाओं को जोड़ने वाले इस जीव में ब्रिज या सेतु को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। सही, ठीक है।
और दिव्या मीणा, दिव्या क्या समझ आ रहा है? ओके ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा फंक्शन में लिख लोगे आप प्लाज्मा का। फंक्शन का इतना ही है कि दो कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका से क्या होता है, आदान प्रदान होता है या आपस में जुड़ते हैं। तो आपने क्या देखा, दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य में संबंध बनाने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर हो गया। और प्लाज्मोडेस्माटा कहां पाया जाता है, कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति बच्चों कोई किसी बच्चे का बेटा वो चालू, किसी बच्चे का ऑडियो चालू, आवाज नहीं करें, अपने ऑडियो को बंद रखो, बच्चों वीडियो को चालू करो, ऑडियो को बंद करो, है ना। हाँ अच्छा बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ गया आपके, प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया। और ये एक्चुअली किसके संरचना है, सेल वॉल की संरचना है। ओके, सेल वॉल की संरचना है। और ये संरचना पाई जाती है, आपको कॉमन समझ में आएगा होगा, ये संरचना पाई जाती है सेल वॉल में। इसका अर्थ कि सेल वॉल की जो मिडिल लैमेला, यानी मिडिल लैमेला, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति, इनमें क्या होता है, छिद्र पाए। और ये छिद्र बिल्कुल आमने सामने होते हैं, आमने सामने। ऐसे देखो, ऐसे आमने सामने करते हैं आप, इसको सामने आमने सामने करते हैं। अगर मैंने बोला ये, अगर इसको ध्यान दो तो ये अगर मिडिल लैमेला है और मिडिल लैमेला के इस ओर ये कौन है, प्राथमिक, और ये कौन है, प्राथमिक, फिर ये कौन है, द्वितीयक, और ये कौन है, द्वितीयक। तो जो छिद्र पाए जाएंगे बिल्कुल आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे बच्चों। ठीक है, यानी मध्य पटलिका के प्राथमिक के और द्वितीय के जो छिद्र होंगे वो बिल्कुल आमने सामने होंगे, जिससे दो कोशिकाओं के बीच में जीवद्रव्य जो होता है, जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चों, जिसमें क्या क्या है, वसा, प्रोटीन, जल, मिनरल्स, आयंस पाए जाते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसी संरचना को हम बोलते हैं जीव द्रव्य सेतु, यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फाइबर बोलेंगे या फिर बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, अब बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा के बाद ये तो आपका हो गया। अब हम पढ़ते हैं, ये तो सेल वॉल ही चल रहा है, अब बात पढ़ते हैं सेल, यानी थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। बच्चों थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, अब थिकनिंग का अर्थ जानते हो, थिकनिंग को हिंदी बोलते हैं स्थूलन। और स्थूलन का आप, इसका मैं आपको बता दूं, स्थूलन का अर्थ है कि सेल वॉल की मोटाई का बढ़ना, सेल वॉल की मोटाई का बढ़ना। अब एक बार मैं बता दूं, जब भी किसी कोशिका में सेल वॉल जब बन जाती है, यानी जब कोई कोशिका परिपक्व हो जाती है, वैसे जनरली सेल वॉल जो होती है बच्चों, जनरली किसी प्लांट सेल, यानी किसी पादप की जो सेल, और हम लोग ये जानते हैं कि कोई प्लांट सेल जब भी हम बनाते हैं तो प्लांट सेल का डायग्राम मैंने आपको पहले बनाया था, प्लांट सेल का डायग्राम हम इस प्रकार बना सकते हैं, ऐसे। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली कौन है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है। ओके, और सेल वॉल के अंदर हम जानते हैं ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल होती है बच्चों, सेल वॉल, उस सेल वॉल का निर्माण तो किससे होता है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से होता है, प्रोटीन से होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टिनेज। लेकिन जब कोई पादप कोशिका का निर्माण, जब कोई पादप कोशिका अपने निश्चित आकार में हो जाती है, यानी जब कोई पादप कोशिका अपना निश्चित आकार, परिमाप और आकार जब बना लेती है, समझ आ रहा है ना, जब कोई पादप कोशिका का निर्माण होता है, और कोशिका निर्माण किस होता है, कोशिका विभाजन से। तो जब कोई कोशिका विभाजन करके नवीन कोशिकाएं बनाती है, तो जो कोशिका बनती है उन्हें बोलते हैं पुत्री कोशिका, संतरी कोशिकाएं। तो जब कोई कोशिका अपने आकार को या परिमाप को पूर्ण कर लेती है, परिपक्व हो जाती है, तो उस कोशिका की भित्ति पर जो सेलोज की बनी होती है, उसी कोशिका भित्ति पर कुछ अन्य रासायनिक पदार्थों का क्या होने लगता है बच्चों, कंपोजिशन, जमाव होने लगता है। क्या होने लगता है, जमाव, जिससे कोशिका भित्ति की मोटाई क्या होती है, बढ़ती है। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, जब हम लोग हमारे कमरे या मकान बनाते हैं तो बच्चों हम उसके लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। दीवार बनाते हैं ईंटों की। दीवार बनाने के बाद अब दीवार की मजबूती करने के लिए आप दीवार पर क्या चढ़ाते हो, प्लास्टर चढ़ाते हो। तो दीवार पर आपने प्लास्टर कर दिया, फिर आपने पक्का प्लास्टर कर दिया, फिर आपने उसके ऊपर पीओपी की परत चढ़ा दी। किसकी परत चढ़ा दी बच्चों, पीओपी, जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 10th पढ़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तो पीओपी की परत चढ़ाई और फिर उसके ऊपर आपने कलर कर दिया।
क्या कर दिया, कलर। ऐसा करने से दीवार आपकी क्या हो रही है, मजबूत हो रही है क्या, हाँ। और दीवार की मोटाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मोटाई को क्या बोलते हैं, ठीक ठीक है। तो ऐसे ही पादपों की कोशिका भित्ति जब परिपक्व हो जाती है तो उस पर कुछ रासायनिक पदार्थों का स्प्रिंग होता है। तो कोशिका भित्ति, आप ये तो जानते होंगे कि कोशिका भित्ति जनरली बच्चों आप जानते हैं थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। एक बार ध्यान देना, कोशिका भित्ति की मोटाई या स्थूलन, स्थूलन का मतलब होता है उसके ऊपर अन्य पदार्थों का जमा होना। तो वैसे हम जानते हैं बच्चों सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अभी ध्यान देना, लेकिन सेलुलोज के अलावा जब कोई कोशिका परिपक्व हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो उस कोशिका की कोशिका भित्ति पर कुछ रासायनिक पदार्थों का जमाव या स्तर बनने लगता है। और स्तर बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, थिकनिंग बोलते हैं। और वो बात अभी मैंने समझाई। अभी जैसे हम दीवार के ऊपर हम प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर करके फिर पीओपी करते हैं और कलर पेंट करते हैं, ऐसे करके हमने दीवार की मोटाई बढ़ा रहे हैं क्या, हाँ। क्योंकि अगर हम दीवार पर कोई नया पदार्थ अगर हम लोग उसका लेप करेंगे तो उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो वैसे ही पादप कोशिकाओं की भित्ति पर कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या होता है बच्चों, स्थूलीकरण, जमाव। ओके, और वो स्थूलीकरण किन किन का हो सकता है। अब देखो, कोशिका भित्ति पर स्थूलीकरण किस किस का हो सकता है, कोशिका पर लिग्निन, लिग्निन का स्थूलीकरण हो सकता है। लिग्निन है, क्यूटीन, क्यूटीन, सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन। समझ आ रहा आपके, यानी लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन का इनका जमा हो सकता है। और कुछ मात्रा में जमा हो सकता है बच्चों सिलिका का, ठीक है। यानी लिग्निन का, क्यूटीन का और सुबेरिन का और सिलिका, यानी इन पदार्थों का कोशिका की भित्ति पर क्या हो सकता है, जमाव हो सकता है। जमाव कर दे, परत बन सकती है। ओके बच्चों, तो कोशिका भित्ति, कॉमन सी बात है कि कोशिका भित्ति पर जब किसी कोशिका की भित्ति पर लिग्निन का जमा होगा, लिग्निन, और हम जानते हैं लिग्निन अपने आप में, लिग्निन अपने आप में एक मृत और एक कठोर पदार्थ है। इस पदार्थ जब किसी कोशिका पर, जब किसी भी कोशिका की भित्ति, मैंने आपको कहा ये कोई कोशिका है, इस कोशिका की भित्ति हम जानते बच्चों, कोशिका की भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन अगर इस सेलुलोज की इस भित्ति पर अगर लिग्निन का जमा हो गया, किसका जमा हो गया, लिग्निन का, ये देखो लिग्निन ऐसे, तो लिग्निन का स्थूलीकरण होने से एक तो क्या होगा कि कोशिका की भित्ति की मोटाई बढ़ेगी और इस कोशिका की जो पारगम्यता है, जो प्लाज्मोडेस्माटा जो छिद्र होंगे वो कंप्लीट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्योंकि कोशिका भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। लेकिन लिग्निन, जब किसी कोशिका पर लिग्निन का स्थूलीकरण हो जाएगा, किसका बच्चों, लिग्निन का, समझ आ रहा है ना। तो लिग्निन का स्थूलीकरण होने से वह कोशिका जो होगी, वह पादप कोशिका कि प्लाज्मोडेस्माटा के जो छिद्र होंगे वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ऐसा होने से वह कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। और ऐसी प्रकार की कोशिका पाई जाती है बच्चों जाइलम की वाहिका और वाहिनिका। आप जानते हो 10th क्लास पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम पादपों में, जाइलम और फ्लोएम पढ़ा आपने बच्चों 10th क्लास। जाइलम पादपों में पानी का परिवहन करता है, याद है ना। और जाइलम में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, याद है। तो जाइलम की वाहिका और जो वाहिनिकाएं जो कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका भित्ति पर प्राय कौन से रासायनिक पदार्थ का थिकनिंग, थिकनिंग का मतलब है मोटाई बढ़ती है। तो कौन सा पदार्थ है, लिग्निन। और लिग्निन होने से कोशिका, लिग्निन होने से ये उदाहरण तो लिग्निन का स्थूलीकरण से, लिग्निन के स्थूलीकरण को क्या बोलेंगे, लिग्निन स्थूलीकरण। आप समझ पा रहे हो क्या, लिग्निन, किसी कोशिका की भित्ति में लिग्निन का स्थूलीकरण क्या कहलाएगा बच्चों, लिग्निन, लिग्निन स्थूलीकरण। क्यूटीन होता हो क्यूटीन स्थूलीकरण, सुबेरिन तो सुबेरिन और सिलिका तो सिलिका। ओके, तो जिस रासायनिक पदार्थ का कोशिका पर स्थूलीकरण होता है उसको उसी नाम जानते हैं। लेकिन लिग्निन की स्थूलीकरण किसी कोशिका पर, और मैं आपको बता दूं कि लिग्निन का स्थूलीकरण प्राय ज्यादातर कौन सी कोशिका में होता है बच्चों, वाहिका और वाहिनिका, यानी वेजल्स और ट्रैकिड्स, वाहिकाएं
वाहिका और वाहिनिका है। वाहिका और जो वाहिनिका होती है उनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का स्थूलीकरण होता है, और लिग्निन का स्थूलीकरण होने से, लिग्निन का स्थूलीकरण होने से कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका क्या हो जाएगी बच्चों, कोशिका मृत हो जाएगी। और उस मृत कोशिका यानी लिग्निन के स्थूलीकरण से एक्चुअल में किसका निर्माण होता है बच्चों, काष्ठ का। यह आप ध्यान दोगे, किसका निर्माण होगा, काष्ठ। यानी किसी कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति पर अगर लिग्निन का जमा हो गया, लिग्निन की परत छट गई, ठीक है, तो वह कोशिका के प्लाज्मोडेस्माटा छिद्र क्या हो जाएंगे, बंद, जिससे दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और दोनों कोशिकाएं क्या हो जाएगी, मृत। ऐसी मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना को आप क्या बोलते हो बच्चों, काष्ठ। और काष्ठ का नाम सुना होगा जिसे हम टिम्बर बोलते हैं, टिम्बर, सागवान, रोइडा, सुना आप लोगों ने, बहुवर्षीय पादप। इन बहुवर्षीय पादपों का जो तना होता है उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, काष्ठ। और उसी काष्ठ से हम घर में क्या बनाते हैं, फर्नीचर, खिड़कियां, दरवाजे, बेड, सोफे बनाते हो ना आप, और उस लकड़ी को क्या बोलते हो बच्चों, काष्ठ बोलते हो, काष्ठ। और जो बहुत महंगी होती है, और काष्ठ अंदर से मजबूत होती है, मृत होती, क्यों, क्योंकि उसकी भित्ति पर किसका जमा हुआ है, लिग्निन का। किसका, तो लिग्निन का जमा होने से, ये ध्यान दो, लिग्निन का जमा होने से किसका निर्माण होगा, काष्ठ का, और कोशिका क्या हो जाएगी, मृत। और अगर सुबेरिन की बात हम करें, सुबेरिन का स्थूलीकरण हो तो सुबेरिन के स्थूलीकरण से क्या बनेगा, कॉर्क बनेगा। क्या बनेगा, कॉर्क। यानी लिग्निन के स्थूलीकरण से किसका निर्माण होता है, काष्ठ, ओके, और सुबेरिन का स्थूलीकरण होने से क्या बनेगा, कॉर्क बनेगा। ये ध्यान दो, कॉर्क, कॉर्क अपने आप में पादप का ही एक उत्तक का भाग है जिसे हम लोग कैम्बियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। लेकिन कैम्बियम उत्तक की कोशिकाओं की भित्ति पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सुबेरिन। और एक बात बता दूं, ये लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन या सिलिका, इन सभी पदार्थों का एक्चुअल में संश्लेषण कहां पर होता है, कोशिका में ही होता है, बाहर से नहीं आती, कोशिका में ही होता है सर, कोशिका में ही है। और कोशिका के यही पदार्थ कोशिका भित्ति पर जाके क्या होते हैं, जमने लगते हैं। जमने का अर्थ है वहां पर जाके इकट्ठे होने लगते हैं, और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनकी क्या बन जाती है, परत बन जाती है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपके। तो कोशिका भित्ति पर स्थूलीकरण, यानी कोशिका भित्ति का स्थूलीकरण किसे कहते हैं, मैं समझा रहा हूं। जब किसी पादप कोशिका का परिमाप आकार बढ़ जाता है तो पादप कोशिका की भित्ति पर कुछ रासायनिक पदार्थों का कंपोजिशन, कंपोजिशन का अर्थ है कुछ रासायनिक पदार्थ कोशिका पर, भित्ति पर इकट्ठा होना शुरू करते हैं। उसी एकत्र होने की वजह से कोशिका भित्ति की क्या बढ़ जाती है, मोटाई, मोटाई बढ़ेगी ना। और मोटाई को क्या बोलते हो बच्चों, थिक, थिक यानी मोटा, और थिकनिंग यानी मोटाई का बढ़ना। तो सेल वॉल क्या होगी, मोटी होगी, और सेल वॉल की मोटाई बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति का स्थूलीकरण। और इस स्थूलीकरण किन किन से हो सकते हैं, कोशिका भित्ति पर या तो किसका जमा हो सकता है, लिग्निन का, या फिर क्यूटीन का, या फिर सुबेरिन का, या फिर सिलिका का, और भी पता हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट भी हो सकते हैं, समझ आ रहा होगा आपके। और इसके अलावा सेलुलोज भी हो सकती है। अब आपने कहा कि सर सेलुलोज तो होती, तो मैंने कहा कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, तो उस कोशिका भित्ति में सेलुलोज और जमा हो सकता है, और बन सकता है। जैसे हम जानते हैं कि दीवार किससे बनाते हैं बच्चों, ईंट और सीमेंट से, तो हम क्या उस दीवार के ऊपर हम सीमेंट का एक परत और चढ़ा सकते हैं क्या, हाँ। तो जितनी ज्यादा हम दीवार पर मोटी परत चढ़ाएंगे, दीवार की क्या बढ़ेगी बच्चों, मोटाई बढ़ती है ना। जब किसी दीवार पर बच्चों हम लोग वो करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं ना, व्हाइट वॉश, सफेदी बोलते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, कलर करते हैं, तो ऐसा करने से दीवार की क्या बढ़ रही है, मोटाई, मोटाई, आवाज, क्योंकि उसके ऊपर हम नई परत चढ़ा रहे हैं। जब भी हम लोग किसी फर्नीचर पर कलर करते हैं, या किसी भी लोहे के बर्तन पर, या किसी भी चीज पर जब हम लोग पॉलिश करते हैं, तो एक नई एक परत चढ़ जाती है क्या, हाँ। वही बात यहां पर है कि सेल वॉल की मोटाई का बढ़ना ही क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति का स्थूलीकरण। और कोशिका भित्ति का स्थूलीकरण प्रमुख रूप से निम्न प्रकार का हो सकता है, लिग्निन स्थूलीकरण, क्यूटीन स्थूलीकरण, सुबेरिन स्थूलीकरण, और सिलिका स्थूलीकरण। समझ आ गया। लेकिन प्राय लिग्निन का स्थूलीकरण प्राय कौन सी कोशिका में पाया जाता है बच्चों, वाहिका और वाहिनिका में। और ये वाहिका और वाहिका है, ये एक्चुअल कौन सी उत्तक में पाई जाती है, जाइलम में। इसीलिए जाइलम की आप जानते, जाइलम की और जाइलम की वाहिका और वाहिनिका बच्चों ऐसी होती, देखो आप लोगों ने
जाइलम की वाहिका और वाहिनिका एक्चुअली कैसी होती है बच्चों? ये कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है। वाहिका और वाहिनिका लंबी और बेलनाकार होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति जो होती है, ये भित्ति, ये इस भित्ति बच्चों जानते होंगे, इस भित्ति पर किसका जमा हो रहा है? लिग्निन का। किसका हो रहा है? लिग्निन। तो लिग्निन का जमा होने से क्या होगा? इस सेल वॉल में जो प्लाज्मोडेस्माटा छिद्र थे वो क्या हो गए? बंद हो गए। और ये जो वाहिका है, ये पूरी वाहिका, ये जो वाहिका है, और इसके पास में कौन सी वाहिका बच्चों? ये दूसरी वाहिका। आप देख पा रहे, समझ पा रहे होंगे, ये एक वाहिका, तीसरी वाहिका, ये पास पास में है नहीं ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे इन वाहिकाओं के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था ना, तो वो आदान प्रदान अब क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें क्या जम गया? यहाँ पर किसका स्थूलीकरण हो गया? लिग्निन का। देखो तो आप इसको देखो, मार्कर को दिख रहा है आपको? इस मार्कर पर किसका आवरण है? प्लास्टिक का। किसका है? अगर इस मार्कर के ऊपर मैं एक परत और चढ़ा दूं, एक प्लास्टिक परत और चढ़ा दूं, तो क्या इस मार्कर की मोटाई बढ़ेगी क्या? यस सर। तो आपका और ये किस, यानी हम जानते मार्कर क्या करती, कैसी होती है? बेलनाकार। तो ये आपकी वाहिका है। ऐसे मान लो ये कौन है? वाहिका। ये अपने आप में ध्यान दो, वाहिका यानी ट्रेका ट्रेकिड है, वेजल्स, ऐसे मान लो ये वाहिनिका है। अगर मैंने कहा इसके ऊपर एक मृत पदार्थ का आवरण चढ़ा दो, तो क्या इस प्लास्टिक के आवरण के होने, क्या इसके अंदर ही स्याही बाहर आ रही क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कौन सा पदार्थ है? मृत है, और इसमें कोई छिद्र नहीं है। तो वैसे ही कोशिका वाहिका पर किसका आवरण चढ़ गया? लिग्निन का। तो लिग्निन का परत चढ़ने से वाहिका के छिद्र क्या हो गए? बंद हो गए। वाहिका क्या हो गई? मृत हो गई। क्या होगी बच्चों? मृत। इसलिए पढ़ा होगा 10th में कि जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाएं जो कोशिकाएं होती है, वो कौन सी कोशिका होती है? निर्जीव। क्या होती है? निर्जीव। याद है ना आपको निर्जीव कोशिका? याद है ना बच्चों? निर्जीव होती है। यस सर। और ये निर्जीव कोशिकाएं क्यों बनी? इस लिग्निन के, किसके? लिग्निन के जमा। तो लिग्निन का जब जमा हुआ, तो ये जो सेल वॉल है, ये जो जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाएं जो कोशिका हो गई, वो बच्चों क्या हो गई? मृत हो। और मृत को आप लोग क्या बोलते हैं? मतलब नॉन लिविंग, निर्जीव हो गई। अब तो समझ आ रहा है ना आपके? समझ आ रहा होगा। तो कोई भी कोशिका जब निर्जीव कब होती है? जब उसकी भित्ति पर लिग्निन का जमा, और लिग्निन अपने में कौन सा पदार्थ है बच्चों? अपारगम्य। कौन सा है? अपारगम्य। जिसके कारण कोशिका भित्ति के प्लाज्मोडेस्माटा छिद्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अब प्लाज्मोडेस्माटा छिद्र बंद हो गए, तो दो कोशिकाओं के बीच में कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान भी क्या हो गया? बंद हो गया। हो गया ना? तो दोनों कोशिकाएं क्या हो गई? मृत हो गई। और वो सारी कोशिकाएं, ऐसी मृत कोशिकाएं, ऐसी बहुत सारी मृत कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी? काष्ठ। क्या बनाएगी? काष्ठ। तो बच्चों आपके घर में जो बेडरूम है, या जो बेड है, फर्नीचर है, या फिर जो खिड़कियां बनाई जाती है, वो सागवान की बनाई जाती है। सागवान, रोइडा, सुना होगा आप लोगों ने? ओक सुना है आपने? बहुवर्षीय, यानी ये ऐसे वृक्ष हैं जो, कौन से वृक्ष है? बहुवर्षीय, जो यहाँ पर हमारे राजस्थान में नहीं उगते हैं। ये कहाँ उगते हैं? ठंडे प्रदेशों में। जो पढ़ाऊंगा आपको, इन्हें बोलते हैं बच्चों बहुवर्षीय डाइकोट प्लांट। इन पादपों के तनों को क्या बोलते हैं? काष्ठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके तनों में जो जाइलम की वाहिका, जो वाहिनिका होती है, उनकी भित्ति पर किसका जमा हुआ है? लिग्निन। जिसके कारण पूरा का पूरा जो तना होता है इनका, बहुवर्षीय पादपों का, बहुवर्ष जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, नाम सुना होगा आपने? देवदार, चीड़, यूकेलिप्टस। सुना क्या बच्चों आपने? यस सर। आपने देखा होगा कि जब फिल्मों में देखा होगा आप लोग, या जब कभी आप लोग कश्मीर गए, हिमाचल, शिमला गए, तो ये ठंडे प्रदेश हमारे, तो ठंडे प्रदेशों में उगने वाले जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग बहुवर्षीय द्विबीजपत्री वृक्ष। इन वृक्षों के तने को क्या बोलते हैं बच्चों? काष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काष्ठ। लकड़ी। ये ध्यान में फर्क देखो, एक तो होता है काष्ठ, एक होता है लकड़ी। तो लकड़ी क्या चीज होती है? लकड़ी तो कौन है बच्चों? जो नीम है, बबूल है, खेजड़ा है, इनकी जो टहनियां होती है, जिनका यूज हम किस में करते हैं? जलाने में करते हैं। अरे जिसका यूज जलाने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, ईंधन, तो वो तो लकड़ी है। और जिस लकड़ी का यूज आप फर्नीचर में करते हैं, उस लकड़ी को बोलते हैं काष्ठ। क्या बोलते हैं? काष्ठ। तो काष्ठ का निर्माण कब होगा? जब कोशिका की भित्ति पर किसका जमा होगा? लिग्निन का। ओके बच्चों, समझ आ रहा होगा? तो स्थूलीकरण आपने देखा कि स्थूलीकरण 4 प्रकार का, यानी ये पदार्थों के आधार पर, रासायनिक पदार्थों के आधार पर स्थूलीकरण कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है? ओके बच्चों, अब देखो, अब ये तो बताओ, अब बात आती जल्दी जल्दी,
अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा खत्म हो हूँ, गया। वाई का और वाई का एक, और वाई का में किसका स्टूडेंट होता है प्राय? लिग्निन। लिग्निन का होता है। ओके बच्चों, अब देखो लिग्निन का स्थूलीकरण, अब लिग्निन का स्थूलीकरण प्राय अभी अभी आपने बोला कि लिग्निन का स्थूलीकरण प्राय किन किन में हो सकता है, अभी मैंने लिखा था ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स एंड ट्रेका, मतलब वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। बच्चों समझ आ रहा होगा? अब लिग्निन Yes, का sir. स्थूलीकरण कोशिका भित्ति, और ये जानते हैं वाहिका और वाहिनिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है बच्चों? लंबी और बेलनाकार होती है। अब लिग्निन का स्थूलीकरण कोशिका की भित्ति पर लगातार सतत न होकर अलग अलग प्रकार हो सकता है, यानी कोशिका की भित्ति पर लिग्निन परत जो बनती है वो कई प्रकार से बन सकती है। वो कैसे? कि अगर किसी कोशिका में लिग्निन की परत, लिग्निन का स्थूलीकरण या तो कैसे हो? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार हो, या फिर वलयाकार, वलय मतलब छोटे 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 किस में बच्चों? वलय, रिंग में। तीसरा हो सकता है सीढ़ी नुमा, और चौथा हो सकता है जालिका, या जाली नुमा भी कह सकते हैं, जाली नुमा, और पांचवा हो सकता है बच्चों गर्त। अब सर्पिलाकार को आप लोग बोलते हैं स्पाइरल, वलय को आप लोग बोलते हैं, वलय को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिंग फॉर्म बोलते हैं। वलय को हम क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं, रिंग, है ना? वलय का जानते हो? वलय, वलय को अर्थ, वलय को सेंट्रोल भी कहते हैं, तो वलयाकार या रिंग या सेंट्रोल फॉर्म भी कह सकते हैं। सीढ़ी नुमा हम लोग स्टेयर बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेयर फॉर्म। जाली का जानते रेटी, रेटी प्लेटफॉर्म, और इसे बोलते हैं पिटेड। अब देखो ये तो मैंने अंग्रेजी में लिखा, आप तो हिंदी समझो। सर्पिलाकार, वलय, ये सब किसके प्रकार बता रहा हूं बच्चों? लिग्निन। देखो कोशिका भित्ति, पहले तो सुनो, लिग्निन का स्थूलीकरण, लिग्निन रासायनिक पदार्थ का स्थूलीकरण कौन सी कोशिका पर होता है? वाहिका और वाहिनिकाओं पर। ये ध्यान दो, वाहिका और वाहिनिकाओं पर पाया जाता है, ये ध्यान से सुनोगे। और पाया जा सकता है दृढ़ उत्तक पर, जो हमारे दृढ़ उत्तक होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा। ये बच्चों आगे मैं बढ़ाऊंगा आपको कि पादपों में जो उत्तक होते हैं, पादप जो उत्तक होते हैं, पादप, पादप, और उत्तक किससे मिलकर उत्तक किससे मिलकर बनते हैं बच्चों? कोशिकाओं से। ये बात मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि किसी भी सजीव में, पादप या जंतु की इकाई का नाम क्या है? सेल, कोशिका। कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिका बनती है, उन नई कोशिकाओं के समूह को मिलाकर क्या बोलते हैं? उत्तक। समझ में आ गया? अगर वो कोशिका जंतु कोशिका है तो उत्तक कौन सा होगा? जंतु उत्तक होगा, मतलब हमारे में होगा, जंतु में, जो जंतु हैं, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ओके, मच्छर। और पादपों में कौन से उत्तक होंगे? पादप उत्तक। और पादप उत्तक किससे मिलकर बनते हैं? पादप कोशिकाओं से। ये तो सीधी सीधी बात बता रहा हूं। स्वानो स्लाइडर ने आपको कहा था ना, स्वानो स्लाइडर ने कहा था सेल थ्योरी में कि सभी जंतु और पादपों का शरीर कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बनता है, या तो कोशिका या कोशिकाओं से। याद है ना? तो आप, अगर मैं आपको पूछूं कि नीम का पादप किससे मिलकर बना होता है, आप बोल सकते नीम की कोशिकाओं से, मतलब पादप कोशिकाओं से। और हम किससे मिलकर बने हुए? जंतु कोशिकाओं से। गाय जंतु कोशिकाएं, भेड़ जंतु कोशिकाएं। तो कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? यानी कई उत्तक मिल जाएं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बच्चों? अंग। क्या बनाएंगे? अंग। अब अगर वो उत्तक तंत्र जंतु का है तो जंतु अंग बनेगा, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, त्वचा, आंख, नाक, ये बनेंगे। और अगर वो उत्तक पादप है तो अंग क्या बनेंगे? जड़, तना, पत्ती, कलिका, ये बनेगा बच्चों, पुष्प, ये तो बनेंगे। और अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। लेकिन पादपों में कोई भी अंग तंत्र नहीं होता। पादपों में कभी सुना बच्चों आपने श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, पुष्पन तंत्र, कभी सुना आप लोगों ने? केसंता, क्या पादपों में कोई अंग, क्या पादपों आपने तंत्र का नाम सुना बच्चों? कभी तंत्र?
नो सर। पादपों के शरीर में कोई तंत्र नहीं होता, पादपों के शरीर में केवल क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो पादपों में जैसे हमारे में क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन क्या ये सारे तंत्र या सिस्टम जो वो बोल रहा हूं, क्या ये पादपों होते हैं क्या? नहीं। तो पादपों में केवल क्या पाए जाते हैं, अंग, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट। लेकिन कभी भी किसी प्लांट में आपने सुना कभी आपने कि पादप में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम है? सुना क्या? नहीं होता ना। तो आपने आज से क्या सीखा कि पादपों में कोई भी अंग, तंत्र, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, केवल क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन। केवल क्या पाए जाते हैं बच्चों, ऑर्गन, अंग पाए जाते हैं। और अंग आप जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसी क्लास का टाइम हो रहा है बच्चों, नई क्लास चालू हो रही है, नई क्लास चालू हो जाएगी, आपकी क्लास चालू होगी अभी। अब मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं कि लिग्निन का जमाव कोशिका की भित्ति पर कैसे कैसे हो सकता है वो समझा रहा हूं। अब देखो इसको समझो। देखो ये आपकी कौन वाहिका है बच्चों, ये वाहिका मान लो, ये मार्कर। अगर इस मार्कर पेन के ऊपर अगर लिग्निन का जमाव एक कैसे करूं, छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे वलय के रूप में करूं, पूरी नहीं, पूरी पर नहीं चढ़ाऊं। यानी अगर ये आपकी वाहिका है, ये आपकी वाहिका है, ये ध्यान दो, ये वाहिका, ये ध्यान दो, इस वाहिका की कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका भित्ति दिख रही है, और आप जानते हैं कि जो वाहिका, यानी ये बच्चों मार्कर पेन है, और मार्कर यानी किसी वस्तु जो त्रिविमीय वस्तु होती है, त्रिविमीय वस्तु होती है उससे बोलते हैं बच्चों जो मोटाई, ऊंचाई, लंबाई होती है। त्रिविमीय वस्तु यानी 3 डायमेंशियल वस्तु को या ऑब्जेक्ट को हम कभी भी ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, पर्दे पर, कपड़े पर या कागज पर नहीं बना सकते, जिसमें क्या आती है बच्चों, लंबाई यानी मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई है। समझ आ रहा होगा आपके? तो आप जानते हैं कि अभी जानते हैं कि मार्कर पेन आप जो दिखाई दे रहा है वो ब्लैक बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसकी इसमें मोटाई भी है, ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है। ओके, तो वैसे हम जानते हैं वाहिका जो होगी उसमें सेल वॉल एक और होगी, चारों ओर होगी, चारों ओर। सेल वॉल कहां पर होगी, चारों ओर। अगर इस सेल वॉल के ऊपर, इस सेल वॉल पर अगर लिग्निन का स्थूलीकरण पूरी सेल वॉल पर ना होकर छोटे छोटे किसमें हो, छोटे छोटे वलय के रूप में हो, आप समझ पा रहे होंगे, छोटे छोटे वलय के रूप में। ये नहीं, ये किसका, यानी ये किसकी परत है, लिग्निन। ये भी कौन है, लिग्निन। ये भी कौन है, लिग्निन। तो क्या देगा कि पूरी कोशिका भित्ति पर लिग्निन ना होकर केवल छोटे छोटे रिंग में, छोटे छोटे रिंग में। तो इस प्रकार की स्थूलीकरण को हम क्या बोलेंगे, वलयाकार स्थूलीकरण। और अगर किसी कोशिका की भित्ति पर लिग्निन का स्थूलीकरण, लिग्निन उसके कोशिका भित्ति पर लगातार न होकर कैसे हो, जैसे इस प्रकार, कैसे, सांप की तरह, ये लिग्निन है। तो लिग्निन का स्थूलीकरण क्या इस कोशिका की भित्ति पूरी पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे आपके कमरे की दीवार है, सुनो, उस दीवार पर आप लोग कोई कलर करना चाहते हैं, कलर। अब या तो आप कलर कैसे करोगे बच्चों, पूरी दीवार पर कलर करोगे, पूरी दीवार पर ही कलर करोगे, ठीक है। अगर आप उस दीवार पर कलर पूरी दीवार पर ना करके छोटे छोटे पट्टों में करते हैं, ऐसे करते हैं, दीवार पर कलर ऐसे करते हैं, ये दीवार है, ऐसा कलर की पट्टी खींच दी, फिर खींच दी, पट्टी खींच दी, अब नहीं आ रहा। अब बताओ, तो इस दीवार पर जो कलर आपने किया, जो भी आप लोगों ने एशियन पेंट या कोई भी ग्रीन कलर किया, तो क्या वो पूरी दीवार पर किया या छोटे छोटे पट्टियों में किया, पट्टियों में। वेरी गुड। तो वही, तो इसका अर्थ पट्टी में करोगे तो दीवार पर क्या बन जाएगी, परतें बन जाएगी। दीवार पर क्या बन जाएगी बच्चों, परतें। तो अगर इस प्रकार परतें बनती है तो उस प्रकार की संरचना हम क्या बोलेंगे, सीढ़ीनुमा बोलेंगे। और जालिकानुमा, अगर किसी कोशिका की भित्ति पर, किसी कोशिका की भित्ति पर या वाहिका की कोशिका भित्ति पर अगर लिग्निन का जमाव एक प्रकार जाल के रूप में ऐसे हो, कैसे हो, जाल के रूप में। बच्चों समझ आ रहा क्या आपके, जाल के रूप में हो। और ये लाइनेज किसको बता रही है, लिग्निन नहीं है, लेकिन ये लिग्निन पूरी कोशिका भित्ति पर है या जाल की तरह है, तो क्या बोलेंगे, जालिकावत, क्या बोलेंगे, जालिका। और अगर किसी कोशिका भित्ति पर यानी वाहिका की कोशिका भित्ति पर लिग्निन एक्चुअल में कैसे बढ़े हो, छोटे छोटे पिटेड के रूप में, यानी छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, ऐसे 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 हो। मुझे लगता है तुम्हारे समझ में आ रहा होगा